हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसपी के चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आई पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, तो वो कवर अप करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले आई में करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो अंडरलाइन वर्ड्स को आपको करेक्ट वर्ड लिखना है, मतलब इसका अपोजिट लिखना है ऑलमोस्ट वी कैन से। सो यहाँ पे सबसे पहले दिया है ओन्ड कैपिटल। तो ओन्ड कैपिटल का मतलब तो होता है जो परमानेंट लाइफ टाइम तक रहता है। तो यहाँ पे बोला ओन्ड कैपिटल इज टेम्पररी कैपिटल, तो नहीं, ये तो टेम्पररी नहीं होता, ये परमानेंट होता है। तो आपको इस टेम्पररी के जगह पे आपको परमानेंट लिखना होगा। मैंने आपको ये लिख के नहीं दिखाया है स्टेटमेंट, लेकिन आप जब लिखोगे स्टेटमेंट को तो आप लिखोगे कि ओन्ड कैपिटल इज परमानेंट कैपिटल, इस तरीके से आपको लिखना होगा। देन सेकंड यहाँ पे दिया है इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। हमने स्टडी किया है थियरी पार्ट में कि इक्विटी शेयर होल्डर को तो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है, राइट। तो यहाँ पे फिक्स्ड है ना, ये करेक्ट नहीं है, राइट। तो इसको आपको रीराइट करना है। तो आप कैसे लिखेंगे? सेकंड, इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। देन नेक्स्ट थर्ड दिया है प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो तो है ना, उनको तो है ना एक नापा तुला वो लोग रिस्क लेके चलते हैं, तो इसीलिए उनका तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड रेट का होता है। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट करके लिखना होगा। आपका नया स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर आपका इस तरीके से प्रेजेंट करना होगा कि आंसर 3 प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। देन फोर्थ वन है कि रिटेन्ड अर्निंग्स इज एन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हमने रिटेन्ड अर्निंग को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। तो रिटेन्ड अर्निंग है वो एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता, वो इंटरनल होता है। तो आपको ये लिखना होगा कि रिटेन्ड अर्निंग्स इज एन इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट यहाँ पे दिया डिबेंचर होल्डर इज ओनर ऑफ द कंपनी। तो आपको लिखना होगा कि डिबेंचर होल्डर ओनर थोड़ी ना होते हैं, ओनर तो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर्स होते हैं, वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं होते, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे आपको डिबेंचर होल्डर इज क्रेडिटर होते हैं। ये कौन होते हैं? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि इनसे हम कंपनी जो होती है वो उधार में पैसा लेती है, बोरोड कैपिटल रेज करती है इनसे, इसलिए क्रेडिटर होते हैं ये। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो बॉन्ड होते हैं वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेस नहीं है, ये एक्सटर्नल होते हैं एज वेल एज ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होता है। मतलब बॉन्ड्स कब इशू करते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करना होता है तब। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के जगह क्या लेना होगा? लॉन्ग टर्म लेना होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन यूएसए। तो यूएसए में कौन सी डिपॉजिटरी रिसिप्ट हम ट्रेडेड करते हैं? इज कॉल्ड एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसको हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं क्या? नहीं, अमेरिका में, यूएसए में मतलब अमेरिकन होती है। तो आपको आपका आंसर लिखना होगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन यूएसए इज कॉल्ड एज अमेरिकन डिपॉजिटरी। यहाँ पे मैंने रेड उसमें फॉन्ट में लिखा है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो उसको एडीआर, इन शॉर्ट एडीआर, एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो आपको ये इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। मतलब ये आपको ये पार्ट नहीं लिखना है, इसको हटाकर आपको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और फुल सेंटेंस लिखना होगा। आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते, आपको कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ बोला री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर आपने खाली परमानेंट वर्ड लिख के आपका आंसर दे दिया तो फिर आपको रॉन्ग मिल जाएगा। क्योंकि मैं अभी भी आपको बोल देती हूँ कि आपको क्या करना है, फुल सेंटेंस लिखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स मूव टू द सेकेंड वन की क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में बोला है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स। आपको है ना एक्सप्लेन करने हैं फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले दिया है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल को आपको क्या करना होगा? एक्सप्लेन करना होगा। तो लेट्स सी मैंने इसको टाइप करके रखा हुआ है आपके लिए वर्ड में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसका आंसर हमको प्रेजेंट करना है। उसके बाद ये ओन्ड कैपिटल, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट किसे बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड क्रेडिट। तो ये सारे के सारे टर्म्स वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कितना कंटेंट और किस तरीके से आपको लिखना होगा। सबसे पहला जो बोरोड कैपिटल है, तो अ कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल। कंपनी को बोरोड कैपिटल की क्यों जरूरत पड़ती है? बोरोड मतलब उधार, लोन का पैसा, उधार का,
टू सप्लीमेंट मतलब एडिशनल पैसे की, जब उसको सप्लीमेंट्री हम बोलते हैं ना, जैसे आप एग्जाम में कैसे सप्लीमेंट्री पेपर मतलब ये लेते हो, आप एक्स्ट्रा पेपर लेते हो, राइट, सप्लीमेंट्री पेपर लेते हो, तो इसी तरीके से यहाँ पे एडिशनल कैपिटल की जब उसको जरूरत पड़ती है, इट्स ओन कैपिटल को सप्लीमेंट करना होता है, एडिशंस करना होता है उसे अपने खुद के कैपिटल को, तो उस समय पे बोरोड कैपिटल रेस कंपनी को जरूरत पड़ती है। तो द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बोरोड कैपिटल आर, तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बोरोड कैपिटल कौन कौन से टाइप के बोरोड कैपिटल्स है, तो उसके लिए आप लिखेंगे डिबेंचर्स बोरोड कैपिटल होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स बोरोड कैपिटल होते हैं, देन बॉन्ड्स है वो बोरोड कैपिटल के अंडर में आता है, एंड एडीआर एंड जीडीआर जो इंटरनेशनल मार्केट में हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिका में ट्रेडेड की जाती है, जहां पर है ना जो बैंक्स होती है वो इंटरमीडिएट का काम करती है, तो वो है ना वहाँ पे ना मतलब अमेरिका में रहने वाला अगर कोई पैसा लगाना चाहता है, मतलब ट्रेड शेयर्स की ट्रेडिंग करना चाहता है इंडियन उसके, तो वो लोग को क्या मिलेगी, उनको एडीआर मिलेगी, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट रिसीव होगी उन लोगों को, उनको यहाँ से सर्टिफिकेट नहीं जाएगा। और जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, तो ये ग्लोबल लेवल पर मतलब आप अमेरिका को छोड़ के बाकी दूसरी कंट्रीज है जो इंटरनेशनल मार्केट वहां पे जीडीआर रिसिप्ट चलती है। देन बैंक्स हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुआ, ट्रेड क्रेडिट्स हुआ, तो ये सब के सब क्या है, बोरोड कैपिटल के एग्जांपल्स हैं। नाउ मेमोरेंडम ऑथराइजेस, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का होता है वो अथॉरिटी देता है कंपनी को टू एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स, है ना, बोरो करने के लिए उनको है ना पावर राइट दिया है, किसने दिया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। वेयर एज जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो प्रोवाइड करता है, वो बताता है, प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है कि टू हाउ एंड बाय हुम, आप कहाँ से और किससे, आपको किसको और किस चीज के लिए, मतलब दिस पावर शेल बी एक्सरसाइज्ड, टू हाउ कैसे ये पावर को यूज करना है, एंड बाय हुम कौन इन पावर को यूज करेगा, मतलब बोरोड कैपिटल को रेज करने के लिए जो राइट्स है मिले हैं वो किसको मिलेंगे और कैसे वो बोरोड कैपिटल को रेज करेंगे। सो द कैपिटल में बी बोरोड फॉर, तो जो कैपिटल बोरोड जो उधार का पैसा है, लोन का पैसा है, वो शॉर्ट टर्म के लिए भी बोरो कर सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी हो सकता है। तो इसके लिए बोरोड कैपिटल पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट एंड इंटरेस्ट इज पेड, इसके ऊपर है ना इंटरेस्ट दिया जाता है ऑन इट एट अ फिक्स्ड रेट पे, लेकिन उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, बोरोड के मनी पे, जो लोन के पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, एडिशनल अमाउंट ऐड करके देना पड़ता है। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में भी है ना पढ़ा है आप लोगों ने, प्रिंसिपल एंड अमाउंट के जो चैप्टर्स आपको मैथ्स में थे, तो आप जानते हैं कि ऐसे कोई किसी को उधार पैसा और नहीं मिलता, राइट, इंटरेस्ट मिलता है। हम भी बैंक में जब भी पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमको भी इंटरेस्ट रिसीव होता है, राइट, तो यहाँ पे भी बोरोड उस पर है ना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। तो ये हुआ बोरोड कैपिटल। तो इस तरीके से आपको इस टर्म को एक्सप्लेन करना होगा, आपको एग्जाम्पल देना होगा, आपको उसका मीनिंग बताना होगा, और किसको क्या अथॉरिटी मिलती है उस तरीके से आपको लिखना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया ओन्ड कैपिटल, तो ओन्ड कैपिटल है, ये क्या होता है, खुद का, तो इट इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज रेज्ड बाय इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो अलग अलग शेयर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू करके ये पैसा उठाया जाता है, रेज किया जाता है। तो यहाँ पे सच एज इक्विटी शेयर्स इशू करेगी कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी, वेयर द ओनरशिप इज विद द, लेकिन यहाँ पे ओनरशिप खाली इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में होती है, विद द शेयर होल्डर्स दैट इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी आर द शेयर होल्डर्स, दस इट इज कॉल्ड ओनरशिप कैपिटल, इसके लिए इसको ओनरशिप कैपिटल भी बोला जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को है ना ये भी ये ओनर्स ये रिस्क बेरर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका कैपिटल हम है ना ओन्ड कैपिटल के अंडर में ही इंक्लूड करते हैं, पर इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। देन इट इज मेन पिलर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये जो ओन कैपिटल होता है, ओन्ड कैपिटल होता है, वो मेन पिलर होता है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर हमने देखा है कि किस तरीके से प्रिपेयर होता है, कंपनी का ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है, राइट। तो यहाँ पे इट इज अ परमानेंट, ये परमानेंट कैपिटल होता है विच इज यूज्ड टू स्टार्ट, जो हम है ना यूज स्टार्टिंग में यूज करते हैं, एंड प्रमोट द बिजनेस एक्टिविटीज, और बिजनेस को बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए यूज में किया जाता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए एक्टिविटीज को, इसको परमानेंट कैपिटल को यूज किया जाता है, रेज किया जाता है। इट इज नॉट रिटर्नेबल, ये है ना इट इज नॉट रिटर्नेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के लाइफ टाइम तक, मतलब जब तक कंपनी एग्जिस्टेड है
बिजनेस जब तक कंपनी का एग्जिस्टेड है मार्केट में, जब तक कंपनी स्टैंड है, वाइंड अप नहीं हो रही है, डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो तब तक ये है ना पैसा कंपनी के पास रहता है। कंपनी रिटर्न नहीं करती है इस पैसे को, खाली उस पर डिविडेंड कंपनी देती रहती है। हाँ, इन शेयर्स के ट्रेडिंग मार्केट में ट्रेडिंग चलती रहती है, लेकिन ये जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के लाइफ टाइम के लिए इश्यू किए हुए रहते हैं। नाउ इट इज मेंशन्ड इन द कैपिटल, ये कैपिटल में क्लोज ऑफ कैपिटल के क्लोज में मतलब रूल में मेंशन रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एंड हेंस इट इज ऑल्टर्ड। इसको इट इज ऑल्टर्ड मतलब इसको हम ऑल्टर करना होगा, अगर कुछ चेंजेस इसमें करना होगा तो द कैपिटल क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज टू बी ऑल्टर्ड। तो फिर है ना जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है कंपनी की, उसमें भी इसको फिर ऑल्टर करना होगा, उसमें भी चेंजेस करना होगा। अगर इस कैपिटल में हम कोई इसका जो रेशियो हम बनाते हैं ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का, तो ओन्ड कैपिटल में हमने कुछ चेंजेस किया तो फिर हमें वो चेंजेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी करना होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हमें लिखना होगा। अभी नेक्स्ट इस पे आते हैं हम, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट किसे बोलते हैं। तो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। हम सभी जानते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? इंटरनल सोर्स होता है फाइनेंसिंग का, एंड इट इज नथिंग बट फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसको हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको कहूँ तो अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो लास्ट में नेट प्रॉफिट बच जाता है, उसका एक कोई भी हिस्सा पार्ट 20% 25% कंपनी क्या करती है, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो है ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है शेयर होल्डर्स को, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको नहीं देती है वो एज अ डिविडेंड, इज रिटेन्ड बाय द कंपनी। उसको कंपनी क्या करती है? अपने पास रख लेती है। यहाँ पे बी बाय बाय लिखना है आपको, रिटेन्ड बाय द कंपनी, एंड दिस इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और ये फिर है ना सालों तक है ना जमा होते रहता है, एक्यूमुलेटेड होते रहता है, ये प्रॉफिट सालों तक एक्यूमुलेटेड होते रहता है, जमा होते जाता है। एंड द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट, और फिर मैनेजमेंट को जब जरूरत होती है तो मैनेजमेंट इस पैसे को कन्वर्ट कर सकती है रिटेन्ड अर्निंग को, किसमें? इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल। परमानेंट शेयर कैपिटल में इसको क्या कर सकते हैं? इसको परमानेंट शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है? तो फ्लो बैक करके, कंपनी उसको फ्लो बैक करके बिजनेस में ये पैसा ला सकती है। तो फ्लो बैक किस तरीके से होगा? कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को है ना बोनस शेयर्स इशू करते हैं, जो उसके ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस शेयर इशू करके, बोनस शेयर मतलब फ्री में शेयर्स देती है बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। उनको फ्री में क्यों देंगे? वो तो ओनर है इसीलिए उनको फ्री में मिलेगा ये, ठीक है। तो बोनस शेयर इशू करके कंपनी क्या करती है, ये पैसा है ना बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंडर में आ जाता है फिर। तो इस तरीके से आपको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का आंसर और टर्म को एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है हमारा ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? तो करंट अकाउंट होल्डर गेट एक्सक्लूसिव लोन फैसिलिटी। करंट अकाउंट होल्डर को लोन की फैसिलिटी मिलती है, एक्सक्लूसिव लोन फैसिलिटी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं नोन एज ओवरड्राफ्ट। उसको ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। करंट अकाउंट होल्डर मतलब जो बिजनेस अकाउंट रहता है, बिजनेस का जो अकाउंट होता है बैंक में, तो उनको करंट अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है, और जिसमें लोन की फैसिलिटी वो है ना एक तरीके से उनको लोन मिलते रहता है, उधार का पैसा मिलता रहता है। तो यहाँ पे इन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? बैंक अलाउ करते हैं, बैंक से अलाउ कस्टमर्स, जो उनके कस्टमर्स है, उनके जो बिजनेसमैन जिन्होंने अकाउंट खोल के रखा है, टू विड्रॉ अमाउंट, विड्रॉ करने के लिए अमाउंट फ्रॉम बैंक इन एक्सेस ऑफ बैलेंस। उनका बैलेंस मान लो 10,000 का है, तो अगर उनको करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है तो वो 20,000 तक बैंक से क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं टेम्पररी के लिए। उसके लिए बैंक लेकिन इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन एट अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट एंड ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए समय भी उसका फिक्स रहता है, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, एंड बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन भी डिपेंड करता है ये किस कैटेगरी में वो बिजनेसमैन आ रहा है, हाई लेवल का है, उनका प्रिविलेज, फर्स्ट प्रिविलेज मिल रहा है, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। नाउ द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन, कितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा 10,000 उनका खाली बैंक में बैलेंस है, बैंक अकाउंट में बिजनेसमैन का, और उसको जरूरत पड़ गई 20,000 की, तो बैंक से उसने 20,000 निकाला, मतलब 10,000 ऊपर का निकाला है ना, तो उस 10,000 पे फिर जो एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन है उसके ऊपर फिर वो इंटरेस्ट चार्ज होता है, खुद के पैसे पे तो नहीं होगा। देन रीपेमेंट कैन बी मेड, और फिर रीपेमेंट जब करते हैं व्हेनेवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जब है ना बिजनेसमैन की इच्छा हो तब वो फिर रीपे कर सकते हैं बैंक को ये पैसा। तो ये भी एक तरीके का लोन हो गया बिजनेस होल्डर्स को, बिजनेसमैन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है
ट्रेड क्रेडिट, तो नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। आपने देखा होगा छोटे मोटे सामान के लिए आपके बाहर अगर बनिए की दुकान है तो कितने लोग है ना उधार में है ना सामान लेके जाते हैं और मंथ एंड में वो पेमेंट करते हैं। तो नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट क्रेडिट, इट इज कंसिडर्ड एज सोल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का कलेजा, हार्ट उसको माना है, मतलब उसकी आत्मा, बिजनेस की आत्मा है ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज कॉमन टू ऑल बिजनेस, सारे बिजनेसेस में ये कॉमन है। इट इज ये क्या है, एक तरीके से शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू बिजनेस, बिजनेस के लिए छोटे लेवल पे फाइनेंसिंग हो गया। तो यहाँ पर किस तरीके से होता है, तो मैन्युफैक्चरर है ना वो होलसेलर को है ना ट्रेड क्रेडिट देता है। मतलब होलसेलर जब है ना मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है तो है ना मैन्युफैक्चरर उसको 3-4 महीने बाद है ना ठीक है तू पेमेंट कर देना, ऐसे है ना उसको फैसिलिटी देता है। और होलसेलर जब अपने होलसेलर्स एंड सप्लायर्स को मतलब मैन्युफैक्चरर जब पैसा मतलब गुड्स जो है वो उधार में देता है और मटेरियल को उधार में देता है, तो उसको हम ट्रेड क्रेडिटर्स बोलते हैं। वो जो होते हैं उनको ट्रेड क्रेडिटर्स बोलेंगे। हम किसको ट्रेड क्रेडिटर्स बोलेंगे? मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड सप्लायर्स ऑफ गुड्स और मटेरियल। जो सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड मटेरियल वाले होते हैं उनमें से कौन कौन होता है? मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर से कौन खरीदता है? होलसेलर खरीदता है। होलसेलर से आप छोटे मोटे दूसरे बिजनेसमैन खरीदते होंगे। तो ये लोग है ना इमीडिएट पेमेंट ना करके फ्यूचर डेट देते हैं कि ठीक है 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेमेंट दे देना। तो वो सारे के सारे होते हैं उनके वो ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं। नाउ दे सेल टेंजिबल गुड्स। यहाँ पे ना टेंजिबल गुड्स मतलब जो दिखाई देते हैं गुड्स, जिनको आप वजन कर सकते हो, जिनको देख सकते हो, जिनका कलर देख सकते हो, राइट। तो टेंजिबल गुड्स टू अदर बिजनेस कंसर्न, दूसरे बिजनेस कंसर्न को बेचा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट के बेसिस पे। दैट इज उस फ्यूचर पेमेंट को हम डिफर्ड पेमेंट भी बोलते हैं। हमने 11th में भी अकाउंट्स में ये सारे टर्म्स पढ़े हैं। नाउ ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन, ये एक तरीके का कोई कैश लोन नहीं है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कैसे आता है? तो ये उधार में माल बेचना या सर्विसेज बेचना उससे रिलेटेड होता है। नाउ इट इज एन इजी काइंड ऑफ क्रेडिट, एक इजी तरीका हो गया उधार मतलब क्रेडिट फैसिलिटी का, एक तरीके से छोटा लोन जैसी हो गया ना, लेकिन कैश लोन नहीं होता है। विच कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट साइनिंग एनी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए कोई है ना एक्नॉलेजमेंट और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी साइन नहीं करना पड़ता कि भाई उधार का खरीदा है या उधार का पैसा दिया है। लेकिन मेंशन रहता है उनके बिल्स में, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो क्रेडिटर्स करके लिखा जाता है। जैसे किसी ने किसी से उधार में माल खरीदा है तो वो अपने है ना बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर्स करके लिखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में फिर उनको पैसा देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे टर्म्स लिखने होंगे। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। आगे यहाँ पे इसके बारे में सप्लायर्स सेल गुड्स एंड विलिंगली अलाउ 30 डेज। और सप्लायर्स क्या करते हैं? गुड सेल करते हैं एंड अलाउ करते हैं 30 डेज का या उससे ज्यादा का बिल टू बी पेड, 30 दिन बाद में भी बिल पे कर सकते हैं। तो इवन दे ऑफर डिस्काउंट्स, और इसके ऊपर भी उनको डिस्काउंट्स मिलता है। बिल्स आर क्लियर्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। अगर छोटे समय में 10 से 15 दिन में अगर बिल क्लियर हो जाता है, मतलब पेमेंट कर देता है अगर सप्लायर को, अगर जिसने माल खरीदा है, जिससे सप्लायर से माल खरीदा है, उसने अगर सप्लायर को पैसा 10 से 15 दिन में दे दिया तो उनको फिर है ना उस पर डिस्काउंट भी देते हैं ये लोग। तो द टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट आर नॉट रिजिड। रिजिड मतलब यहाँ पे कोई टफ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इनके लिए, बहुत इजी वे ऑफ गिविंग क्रेडिट होता है। इसके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये आंसर्स लिखने होंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी, अभी मुझे थोड़ा कंप्लीट करना बाकी है, तो केस स्टडी मैंने स्टार्ट किया लेकिन सारे टर्म्स कंप्लीट नहीं हुए। तो यहाँ पे केस स्टडी एंड सिचुएशन जो है, आपके ओपिनियन आपको किस तरीके से लिखने हैं वो लेके आऊंगी। आई होप आपको ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझ में आ गए हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।